हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन सब टॉपिक और कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब टॉपिक, क्योंकि इसमें आज की क्लास में आने वाला जो हमारा सब टॉपिक है जिसका नाम है एटॉमिक रेडियाई, और इस एटॉमिक रेडियाई का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चाहे वो हम लोग एस ब्लॉक पढ़ें, चाहे हम लोग पी ब्लॉक पढ़ें, चाहे हम लोग डी ब्लॉक पढ़ें, चाहे हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा दोनों में ही आता है, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज की क्लास की स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में टॉपिक डालते हैं अपना, जिस टॉपिक का नाम है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई। अब बेटा एटॉमिक रेडियाई, एक एटम के रेडियाई के बारे में हम लोगों को जानना है कि एक एटम का रेडियाई हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि यदि हम लोग एक एटम की बात करें तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहां से हम लोगों को यह सीखने को मिला कि एटम कैसा है। एक मेरे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम लोग नॉर्मल नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते उसके रेडियस को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे पास कि किसी भी एटम के रेडियस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जबकि उस पार्टिकल को हम लोग देख ही नहीं सकते। सो जनरली ये बोला जाता है कि जो एटम होता है बेटा, वो एटम हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो उसका नेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा किसी भी पर्टिकुलर एटम का, वो जनरली वो उस नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। जनरली ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एटम जो होते हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। कुछ एटम ऐसे भी होंगे जो हमारे पास नेटिव स्टेट में मिलते हैं, बट जनरली ऐसा बोला जाता है कि एटम्स जो होते हैं वो नेटिव स्टेट में नहीं पाए जाते। नेटिव स्टेट मतलब नेचुरल स्टेट, जहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? मेरे पास जीरो होगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरा चीज क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, उस चीज का नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम लोगों को यह सीखने को मिला कि जो भी हम लोगों ने वहां पे डेटा निकाला था वो पूरा डेटा था बेटा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। कोई ऐसा नहीं था कि वहां पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकली हो, वहां पे सब प्रोबेबिलिटी था। और प्रोबेबिलिटी से हमको ये पता लगा कि जैसे हम लोग स्पेशली बात करते हैं कि न्यूक्लियस से जैसे दूर जाते हैं, तो न्यूक्लियस से दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता था वो क्या होता जाता था? कम होता चलता था। बात समझ में आ रही है? मतलब जो डेंसिटी हमारे पास साई स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा आती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात की गई कि भैया एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई किस चीज को हम लोग कहेंगे। तो हम लोग इसमें कहते हैं कि किसी भी एटम का रेडियाई यदि हमें पता लगाना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेंटर बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से मेरे पास कोई भी एक वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, उस आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा बेसिकली, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे। बट यहां से तो हमको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे प्रेजेंट है, बट हमें थोड़ी ना पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा। हम तो जस्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इसका। मतलब इस पर्टिकुलर एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है। यदि इनकी कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है तो हम लोग इनके एटॉमिक रेडियाई को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब करेंगे क्या फिर हम लोग? तो देखा यह जाता है कि एटम जिस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है उसी स्टेट में उसके रेडियाई को हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। और एटम के एटॉमिक रेडियाई को यदि हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम लोग 3 से 4 तरीके से उनके एटॉमिक रेडियाई को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई की, जो कि किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास। सो यहां से हमको क्या सीखने को मिला, सब कुछ समझने की कोशिश करना। सो मैंने ये बोला कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम लोग प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, बट हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं कि भाई यहीं पे इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट होगा। तो यदि हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं तो हम लोग ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके नहीं बता सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। समझ में आ रहा है? सो डायरेक्टली एटम के रेडियस को इस तरीके से कैलकुलेट करना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एटम जिस स्टेट में प्रेजेंट होता है उसी स्टेट में उसके रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। चलिए सो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले रेडियस से। तो ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है किसी भी पर्टिकुलर एटम का, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। सो
पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। सो डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, फ्रॉम न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन किसके अंदर, आउटरमोस्ट, आउटरमोस्ट शेल, या फिर क्या बोल देंगे उसको, ऑर्बिट। समझ में आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां तक की दूरी को अपन लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, ठीक है। नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन कितने टाइप्स में, कितने पार्ट्स में, ध्यान देना सब लोग। पहला, पहला होगा बेटा आपका कोवेलेंट रेडियस, मतलब जो एटम है वो एटम बेसिकली किसी दूसरे एटम के साथ क्या बना रहा है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बना रहा होगा तो उस समय उसका रेडियस हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उस रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। दूसरा जो आता है बेटा उसका नाम है मेटालिक रेडियस। क्या नाम है, जल्दी बोलो फटाफट से, मेटालिक रेडियस। मतलब जब एटम किसी के साथ जुड़ा होगा, कौन से बॉन्ड के साथ, मेटालिक बॉन्ड के साथ, तो जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटालिक रेडियस। तीसरा जो आता है बेटा उसको बोलते हैं आयोनिक रेडियस। क्या आता है, आयोनिक रेडियस, मतलब जो एटम है वो किस फॉर्म में है, जल्दी बोलो फटाफट से, आयोन्स की फॉर्म में, चाहे वो कटायन हो सकता है या फिर वो अनायन हो सकता है, तो आयोनिक रेडियस। एंड लास्ट वन इज वैंडरवाल, वैंडरवाल्स रेडियस। कौन सा, वैंडरवाल्स रेडियस। सो बेसिकली हम लोगों को ये चारों डिफरेंट टाइप्स के रेडियस के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा है हमारे पास, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और वैंडरवाल रेडियस। तो चलिए बच्चा पार्टी एक एक करके हम लोग इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मेटालिक रेडियस क्या होता है, वैंडरवाल रेडियस क्या होता है, और कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस क्या होते हैं, सॉरी आयोनिक रेडियस क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, कौन सा, कोवेलेंट रेडियस। बड़े ध्यान से सुनना भाई साहब, कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस जो है बेटा, कोवेलेंट रेडियस जो है इसके बारे में यदि हमें समझना है, तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो दो एटम है आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो उसमें जो मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर एटम है उसका रेडियस हम लोगों को डिटरमाइन करना है, तो वो रेडियस कितना होगा वो समझना है हम लोगों को। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो बेसिकली दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को हम लोग सीखते हैं किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भली भांति आपको यह समझाया जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, इसमें दो केस आते हैं। पहला केस मैं आपको बता के चल रहा हूं, केस नंबर कौन सा है, फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट आपसे कहता है बेटा, फॉर होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेसिकली एक कंडीशन हमने ऐसी ले ली है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो किससे मिलके बन रहा है, दो सेम टाइप के एटम से मिलके बन रहा है। तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एक एटम मेरे पास ये आया, ठीक है, एक एटम मेरे पास ये है, इसका न्यूक्लियस मैंने ये बोल दिया। एक एटम मेरे पास ये है, इसके न्यूक्लियस को मैंने ये बोल दिया। बड़े ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे बेटा जो ओवरलैपिंग हो रही है मेरे पास, ये क्या हो रहा है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो क्या हो रहा है मेरे पास, ओवरलैप हो रहा है। और ये जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, इस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये बोला जाता है कि इसका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस का ये आ गया, इस न्यूक्लियस से मेरे पास ये आ गया। ये दो एटम है, इसका नाम क्या है मेरे पास, ए, और इसका नाम भी क्या है, ए। सेम टाइप के हैं दोनों के दोनों, ठीक है, सेम टाइप के हैं। तो इनके बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं डी ऑफ ए ए, डी ऑफ ए ए। मतलब डी ऑफ ए ए की जो हम लोग बात करते हैं बेटा, ये है मेरे पास बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ आ गया मेरे पास किसका, इस A2 मॉलिक्यूल का, ऑफ किसका बेटा, A2 मॉलिक्यूल। जो कि A2 मॉलिक्यूल किससे मिलके बन रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, A और A, इन दोनों से मिलके जो मेरे पास एक मॉलिक्यूल बना, इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। और ऐसा बोला गया कि ऐसी स्थिति जब आ रही होगी तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहां से मैंने बोला कि एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, बेसिकली ये लाइन मैंने ड्रॉ की। सो यहां से इसका डिस्टेंस मेरे पास कितना है, इसको आर ए बोल दिया,
और इसको भी कितना बोल दिया मैंने, RA बोल दिया। तो किसी ने पूछा कि कोवेलेंट रेडियस तुमको बताना है कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ किसका, A, जो एक एटम है उसका कोवेलेंट रेडियस कितना होगा। तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो मेरे पास ये बॉन्ड लेंथ आ रहा है कौन सा, D ऑफ AA, जो आपको ये बॉन्ड लेंथ दिया गया, आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है कितने से, 2 से। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो आपका क्या निकल जाएगा, कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगा किसका, A का। क्लियर है सब लोगों को। सो यहाँ से क्या सीखने को मिला, जल्दी बताओ फटाफट से। जब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, जब दोनों एटम सेम टाइप के होंगे, तो आपको उस समय किसी भी पर्टिकुलर एक एटम का कोवेलेंट रेडियस निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो आपको बॉन्ड लेंथ दिया जाएगा उसको डिवाइड करना है कितने से, 2 से। तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। क्लियर है। चलिए बच्चा पार्टी, इसको मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाले को, ठीक है। सो जिसको लिखना है वो लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, पॉज करेंगे वीडियो, लिखेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो मैं मिटाना स्टार्ट करता हूं। अब बच्चा पार्टी, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल तो हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास, केस नंबर 2। केस नंबर टू क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। इस बार क्या हुआ, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एटम आया, ये एटम का क्या आ गया, न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है, इसका नाम A है। अच्छा, एक और एटम आ गया, ये, इसका न्यूक्लियस कहाँ है, इसका न्यूक्लियस है रहा, इसका नाम क्या है, B है। तो ये किसका केस है, फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या है, जल्दी बोलो फटाफट से, फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। मतलब अब हमारे पास जो न्यूक्लियस हो गया दोनों का, वो दोनों एटम कैसे हैं मेरे पास, अलग अलग हैं। पहले कैसे थे, सेम थे। तो सेम में क्या किया, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब मैंने ये बोला कि इनके बीच की जो दूरी है, इसको मैंने क्या बोल दिया, बॉन्ड लेंथ। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ मेरे पास आएगा बच्चा पार्टी, ये बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा मेरे पास, D ऑफ किसका, AB। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, D ऑफ किसका, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, D ऑफ किसका, AB हो जाएगा। क्लियर है। तो इनके बीच का जो मेरे पास बॉन्ड लेंथ है, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या किया गया बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो फटाफट से, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है SCHOMAKER, शोमेकर एंड स्टीवेंसन। क्या नाम है, जल्दी बोलो फटाफट से, शोमेकर एंड स्टीवेंसन। ये साइंटिस्ट थे। तो इन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि देखो भैया, यदि आपके पास कभी भी 2 एटम्स आ जाए और वो 2 एटम्स ऐसे हों, दोनों सेम ना हो, दोनों अलग अलग हों, तो इस कंडीशन में आप लोगों को यदि बॉन्ड लेंथ उनके बीच का निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और इनका फॉर्मूला क्या है बेटा, D ऑफ किसका, AB, मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, AB, ये बराबर होगा किसके, R ऑफ किसका, A प्लस R ऑफ किसका, B माइनस 0.09 मॉड ऑफ किसका, बस किसका नहीं, मॉड ऑफ किसका, काई। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मॉड ऑफ किसका, काई। अब इसका मतलब क्या है सर, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बड़े ध्यान से सुनना। ये क्या हो गया, ये बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड लेंथ किसका हो गया, ये AB का हो गया। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, कौन सी चीज है मेरे पास, ये बॉन्ड लेंथ। कौन सी चीज है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये बॉन्ड लेंथ। बेटा जी, ये RA जो है, ये है मेरे पास कोवेलेंट रेडियाई। क्या है ये, कोवेलेंट रेडियस ऑफ किसका, A। कोवेलेंट रेडियस ऑफ किसका है, A। ये क्या है बेटा, ये है कोवेलेंट रेडियस ऑफ किसका, ये ऑफ B हो गया। अब ये वैल्यू, ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला हम लोग जब यूज करेंगे जब ये किसमें होगा मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, ये एंगस्ट्रॉम में। किसमें होगा, जल्दी बोलो, एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। अब हमें इतना पता है कि यदि हम लोग बात करें कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, बात करेंगे तो 10⁻⁻ कितना, माइनस का 10 मीटर होता है, ठीक है। और 1 पिकोमीटर की बात करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो यदि इसी फॉर्मूले को हम लोग पिकोमीटर की टर्म्स में कन्वर्ट करने गए, तो बेटा यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D ऑफ किसका, AB बराबर R ऑफ किसका, A प्लस R ऑफ किसका, B माइनस 9 इंटू काई। ये आ जाएगा मेरे पास। क्यों, अरे 0.2 पॉइंट हटाने हैं भाई, समझ में आ रहा है यहाँ से। सो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। ये किस टर्म में आया है, क्या ये एंगस्ट्रॉम में है या फिर पिकोमीटर में, तो ये आ जाएगा मेरे पास पिकोमीटर की टर्म्स में।
क्लियर है इतना? अब मुद्दा ये आता है कि सर जी ये काई क्या है, ये क्या है? तो बेटा ये बेसिकली मेरे पास डिफरेंस होता है, ये क्या है मेरे पास डिफरेंस है इन किसके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डिफरेंस है किसके अंदर, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन किसके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, बिटवीन लिख देते हैं ना, बिटवीन बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स मतलब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे काई बोल रहे हैं। अब मुद्दा ये आता है कि सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। वास्तव में देखा जाए तो हम लोगों ने ये केमिकल प्रॉपर्टी अभी एलिमेंट्स की नहीं पढ़ी है। हम लोग ये पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग ये केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इन एलिमेंट्स की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हम आज स्टार्ट कर दी है, कौन सा, एटॉमिक रेडियाई। और यहां से ये भी क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो फिलहाल इस टॉपिक को हम लोग बाद में समझाएंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बंदा बैठा है जिसका नाम ए है, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा बैठा है जिसका नाम बी है। अब इन दोनों में मुझे क्या करना है, महायुद्ध कराना है। क्या कराना है, जल्दी बोलो फटाफट से, महायुद्ध कराना है। युद्ध कराना है तो मैंने बोला कि एक काम करो, युद्ध फर्जी तो खेलेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, कुछ पैसे रखो। तो ए से बोला कि तुम अपने पैसे रखो 100 रुपए, यहाँ रख दिए। बी से बोला तुम अपने पैसे रख दो, बीच में दोनों ने रख दिए। अब मैंने बोला कि जो जीतेगा वो क्या करेगा, इन पैसों को ले जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, अब मैं कंडीशन ऐसा दे रहा हूं कि ए वाला जो है वो, ए वाला कैसा है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग है मतलब इसने क्या कर दिए, दोनों दोनों अपनी तरफ ले लिए, मतलब एक अपना तो था ही, दूसरा इसका भी अपनी तरफ ले लिया। तो जब इसने अपनी तरफ लिया तो बेटा लेने से कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और देने से कौन सा चार्ज आएगा मेरे पास, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यदि इसने अपनी तरफ खींचा तो खींचने का मतलब यह है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी किसकी, ए की, वो ज्यादा होगी किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेसिकली, तो मेरे पास डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी बंदा मेरे पास क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, और जो जितना ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? सो यहां से हम लोग ये एक्स बता सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कुमारो, गोली, ठीक। सो इसकी होती है बेटा 4, इसकी 3.5, इसकी 3, इसकी 2.5, इसकी 2, इसकी 1.5, इसकी 1। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ना, हालांकि मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वैल्यू सारी की सारी मैं फिर से लिखवाऊंगा, बट ये वैल्यूज हम लोगों को याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल को ऐसा लगता है कि तुमको आता है, क्योंकि तुम जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो, तो भाई ये बेसिक चीज अपने को आनी चाहिए, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आनी चाहिए। यदि ये आएगा तो हम लोग इजीली सवाल सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैं, और भी होती है, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, एक क्लोरीन लिख दिया मैंने, और भी सबकी वैल्यू होती है, और मैं इससे ज्यादा आप लोगों को सिखाऊंगा वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है मेरे पास क्लोज कितनी, 3। कितनी होती है, क्लोज 3। सो कुछ इस तरीके से आप लोगों को क्या दे रखा है बेटा, एक कहानी दे रखी है, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ किसका निकाल सकते हैं, जब ये हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। तो कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, ये क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, ये क्या आ गया मेरे पास, काई। काई क्या होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ये दोनों, ए के बीच में और बी के बीच में कितना डिफरेंस है। डन यहां तक? चलो, सो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या रहा है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, मिटा रहा हूं मैं इसको पूरा, है ना। या एक काम करता हूं ना, इस फॉर्मूले को इधर ही लिखा रहने देते हैं, ये वाला मैंने मिटा दिया ना, इस फॉर्मूले को इधर ही लिखा रहने देते हैं। सो क्वेश्चन हम लोग ना यहीं लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इतना तो मिटा ही देता हूं बेटा, ये मैं ना नीचे वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है, और ये फॉर्मूला मैं लिखा रहने दूंगा, जैसे हम लोग सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये मिटा रहा हूं मैं, तो आप लोग फिर दोबारा से पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। सो मैं मिटा देता हूँ। सो दिस वॉज द केस नंबर, कौन सा बच्चा पार्टी, 2। दिस वॉज द केस नंबर 2, ठीक है। सो इसी के ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मेरे से ध्यान देना, क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ, कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, ए बी मॉलिक्यूल, calculate the bond length of AB molecule if
डी ऑफ ए, बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, ए, ये दे रखा है आपको, कितना दिया है, मान लो 10 एंगस्ट्रॉम दिया है, कितना दिया जल्दी बोलो फटाफट से, 10 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंड डी ऑफ बी, ये कितना दे रखा है, अबे ये दे रखा है 6, मान लो कितना दे रखा है, 6 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, 6 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अच्छा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, ए, ये दिया है कितना 5, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी कितना दिया है आप लोगों को, सो यहाँ पे ये दिया है कितना 3। और यहाँ पे एक काम करो, एक्स से ये कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, बी, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, ए। क्लियर है, बस ये क्वेश्चन है भाई साहब, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सामने फॉर्मूला दिख रहा है, वैल्यू पुट करनी है, करना क्या है, आ जाओ सुनो ध्यान से। तो यदि मैं इसका आंसर निकालने जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, डी ऑफ किसका, बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, ए बी, ये बराबर होगा आर ए, आर ए मतलब कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। अब मैंने बोला कि ए जो होगा भाई वो एटॉमिक फॉर्म में थोड़ी ना यार, ए का कोई मॉलिक्यूल बन रहा होगा, उसका डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तब जाके कोवेलेंट रेडियस आएगा ए का। सो यहाँ पे कितना है मेरे पास, डी ऑफ ए 10 दे रखा है, तो आर ए की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, 10 डिवाइडेड बाई, अरे 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आगे बी से ये आ जाएगा मेरे पास, तो 6 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो गया बच्चा बाड़ी, जल्दी बोलो फटाफट से। तो इसको मैंने लिख दिया 3 और इसको मैंने कितना लिख दिया 5, तो ये आ गया 5, ये आ गया 3, माइनस 0.09। अब ये मोड ऑफ काई क्या हो जाएगा, तो ये इसमें से माइनस कर दो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड है तो चाहे इसमें से इसको माइनस करो चाहे इसमें से इसको माइनस करो, बात एक ही है। तो यहाँ पे 5 माइनस क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, 3 आ जाएगा। तो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 3 आ जाएगा मेरे पास, माइनस 0.09 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 2। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, आंसर निकाल सकते हैं क्या, फॉर द बॉन्ड लेंथ। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया, चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे और मैं इसको जा रहा हूं मिटाने, ठीक है। चलिए सो मेहरबान कदरदान बस बैठे रहिए और दिमाग लगा के पढ़ते रहिए, नौटंकी मत कीजिए, ठीक है, बस पढ़ते रहो ध्यान से। सुनिए नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास क्या है बेटा, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, एक मेरे पास क्या है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है मेरे पास जल्दी बोलो फटाफट से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा मेरे पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, तो कोवेलेंट ही लिख देता हूँ ना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तीसरा कौन सा आ जाएगा मेरे पास, ट्रिपल आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिंपल एक बॉन्ड आएगा मेरे पास, मान लो ए है, ये ए है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, डबल कोवेलेंट का मतलब क्या आ गया, ए डबल बॉन्ड क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, तो ए ट्रिपल बॉन्ड ए हो गया। बेटा जी जब ऐसी स्थिति आपके पास आ रही हो और आपको दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पता हो और आपसे पूछा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, क्या पूछा जाए जल्दी बोलो फटाफट से, बॉन्ड ऑर्डर, क्या पूछा जाए, बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको क्या देखना है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वही इनका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे इसके बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक, तो एक इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। इसके बीच में दो तो इसका दो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। इसके बीच में तीन तो इसका 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है बच्चा पार्टी, रिलेशन निकालना होता है। किस किस में, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना बच्चा पार्टी, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड लेंथ जो होता है उतना कम होता है। क्या होता है जल्दी बोलो फटाफट से, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, उतना कम होता है। अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड है। तो भाई जितने ज्यादा बॉन्ड बन रहे होंगे दोनों के दोनों मॉली, दोनों के दोनों एटम क्या होंगे, क्लोज होंगे। दोनों के दोनों एटम क्या होंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लोज होंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे वो दो एटम्स आपस में क्या होंगे, उतने ज्यादा क्लोज होंगे। समझ में आ रहा है। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो ये ए है और ये कौन सा है, ये बी है और ये कौन सा है, ये सी है। तो तीनों में यदि मैं कंपैरिजन करूं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर का, सो सिंपल है भाई साहब, सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का, फिर किसका होगा, बी का, फिर किसका होगा, ए का। ये हो गया। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ में अपन लोग क्या बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल।
तो ये दोनों कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछेंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, यहाँ पे ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। बॉन्ड एनर्जी भी आता है इसमें, बट सब चीजें यहाँ पे नहीं पढ़नी है अपन लोगों को, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग, इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर इनको डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल यहाँ से आप इतना समझो कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में रिलेशन क्या आता है। क्लियर है सबको यहाँ तक, जल्दी बोलो, डन। चलिए सो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे, मिटा रहा हूं बेटा मैं इसको, ठीक है। चलिए सो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे जैसे मैं क्या बोल रहा हूं आपको ध्यान देना, जैसे कि इन पीरियोडिक टेबल, इन किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल, इन किसके अंदर बच्चा पार्टी, पीरियोडिक टेबल। मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, लिथियम है ना, लिथियम के बाद में क्या आ जाएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में क्या आ जाएगा, बोरोन, बोरोन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, के बाद में ऑक्सीजन, के बाद में फ्लोरीन। नियोन यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास नोबल गैस है, और नोबल गैस जो होती है इनके अंदर एक विशेष तरीके का रेडियाई पाया जाता है, और वो कौन सा है, तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, तब उसके बाद में इसको देखना स्टार्ट करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ देता हूँ। सो पीरियोडिक टेबल में ऐसा बोला जाता है बेटा कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इन पीरियोडिक टेबल कहाँ जा रहा हूँ मैं, लेफ्ट टू राइट, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं बेटा, तो हमें ये पता है कि Z इफेक्टिव के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हम लोग क्या बोलते थे कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब आप खुद सोचो कि यदि वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, ज्यादा। और यदि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या करेगा, उसको खींचेगा, स्ट्रांगली खींचेगा, तो उसका साइज छोटा होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जब भी जाओगे तो हमेशा क्या बोलोगे, एल्कली मेटल जो आ रहा है इसका साइज कैसा आएगा मेरे पास, बड़ा, बड़ा, सबसे बड़ा। कैसा आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, सबसे बड़ा। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा किसका बेटा, कोवेलेंट रेडियाई का। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो रे, कोवेलेंट रेडियाई का। ये हो जाएगा हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई का ऑर्डर। क्लियर है। अच्छा, यदि मान लो मेरे पास ये बोलता कि Li आ गया, Be आ गया, B आ गया, C आ गया, N आ गया, O आ गया, F आ गया, Ne आ गया, यदि ये भी दे रखा है तो भाई साहब ऑर्डर फिर भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये कोवेलेंट रेडियाई नहीं होगा बच्चा पार्टी, ये मैं लिख रहा हूं वैन डर वाल्स रेडियाई। क्या बोल रहा हूं, जल्दी बोलो फटाफट से, वैन डर वाल रेडियाई। मतलब ये ऑर्डर जो है ये बस मैं बता रहा हूं किसके लिए, वैन डर वाल रेडियाई के लिए, और ये मैं बोल रहा हूं किसके लिए, कोवेलेंट रेडियाई के लिए। मतलब तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो मेरे पास नियॉन आ रहा है इसके अंदर कौन सा रेडियाई पाया जाएगा, वैन डर वाल रेडियाई। क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अभी मत पूछो मेरे से, तो मैं अभी समझाऊंगा आपको कि वैन डर वाल रेडियाई कहते किसको है। ठीक है, सो ये ऑर्डर आ गया मेरे पास। ठीक है, चलो अब मान लो मैं बात कर रहा हूं किसकी, फॉर किसके लिए मेरे पास, एस ब्लॉक। किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान देना, फॉर एस ब्लॉक। अब बच्चा पार्टी एस ब्लॉक में हम लोगों को क्या निकालना है, तो हम लोगों को देखना है भाई साहब कि मान लो यहाँ पे कौन आ गया मेरे पास, लिथियम, फिर कौन आ गया, सोडियम, फिर कौन आ गया, पोटाशियम, फिर कौन आ गया, रुबिडियम, फिर कौन आ गया, सीजियम। ये सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, ये सारे एलिमेंट है। मुझे इतना पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मैंने लिख तो इस तरीके से दिया, बट ये क्या है, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जाने पे बेटा जी नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे मतलब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है तो भैया साइज बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे तो लिथियम का साइज कैसा होगा, छोटा। किससे, सोडियम से। सोडियम का छोटा किससे, पोटाशियम से। पोटाशियम का छोटा किससे, रुबिडियम से। रुबिडियम का छोटा किससे, सीजियम से। सो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा किसका बेटा, एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स के लिए। और किसका किसका है ये, जल्दी बोलो फटाफट से, कोवेलेंट रेडियाई। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, कोवेलेंट रेडियाई। अब बार बार मत लिखवाओ क्योंकि हर बार हम लोग उसी का ऑर्डर निकाल रहे हैं। क्लियर है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आ गया मेरे पास। मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी को मारो गोली। तो इनमें जब अपन लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो फिर दोबारा से क्या होगा, वही सेम आएगा। कॉन्सेप्ट क्या देंगे अपन लोग, कॉन्सेप्ट हम लोग दे सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा शेल नंबर होगा उसका साइज भी उतना ज्यादा ही होगा।
समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? चलिए किसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। सो मैं मिटा रहा हूं बच्चा पार्टी, है ना, मैं मिटा देता हूँ। सो ये हो गया हमारे पास किसका, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर इन एस ब्लॉक। सिमिलरली लेट्स गो अहेड विद किसके साथ, विद सेकेंड टाइप, विद सेकेंड टाइप, विद सेकेंड टाइप। और कौन सा टाइप है बेटा, अब हम ले रहे हैं बोरोन फैमिली। कौन सा फैमिली ले रहे हैं, जल्दी बोलो रे, बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। अब बोरोन फैमिली के अंदर सर ऑर्डर क्या रहेगा एटॉमिक रेडियाई का, बड़े ध्यान से सुनना। बोरोन फैमिली में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक बोरोन है, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये होता है ना, बैगन आलू गाजर इन थैला। बच्चा पार्टी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसका होता है 5, 5 में 8 जोड़ा तो कितना आएगा 13, इसका कितना था 31, तो कितना जोड़ा है यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना जोड़ा 18, मैजिक नंबर पढ़ा दिया है। फिर दोबारा से कितना आएगा 18, तो 8 और 1 9, 3 1 और 1 4, 49, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 32, 9 2 11, 1 4 3 7 और 81, ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर। सर जी इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है 1s2 2s2 2p1, इसको हटाएंगे तो क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, हीलियम डाल सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये लिखवा क्यों रहा हूँ, काम है इसका भाई, काम है, ध्यान दो। ये कौन आ गया, नियोन, नियोन के साथ में क्या आ जाएगा 3s2 3p1 आ जाएगा। अच्छा, नियोन के बाद में कौन आ जाएगा, आर्गन के बाद में क्या आ जाएगा, क्रिप्टॉन के बाद में क्या आ जाएगा, जेनॉन। यहाँ पे आ जाएगा 4s2 से पहले एक चीज और आएगी जिसका नाम है 3d10, ये 4s2 और ये 4p1, ठीक है। ये आ जाएगा 4d10, ये आ जाएगा 5s2, ये आ जाएगा 5p1, ये आ जाएगा बेटा 4f14 5d10 6s2 6p1। ये है हमारे पास कौन सी फैमिली बच्चा पार्टी, बोरोन फैमिली। अब बोरोन फैमिली में हमें क्या पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे हमें पता है भैया नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसमें 2 था, 3, ये 4, ये 5, ये 6, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो साइज का ऑर्डर, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होना चाहिए। चलिए तो बोरोन कैसा होना चाहिए, छोटा, किससे छोटा होना चाहिए, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम छोटा होना चाहिए किससे बेटा, गैलियम से छोटा होना चाहिए। गैलियम छोटा होना चाहिए किससे बेटा, इंडियम से छोटा होना चाहिए। इंडियम छोटा होना चाहिए किससे बेटा, टीएल से छोटा होना चाहिए। ये होना चाहिए, बट ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं है, आओ सुनो समझाता हूं। तो सबसे पहले मैंने एल्यूमिनियम लिखा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, तुमने क्या बोला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p1। अच्छा, गैलियम की बात करेंगे तो कितना होता है सर, वो 31 होता है, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3s2 3p6 हो गया मेरे पास। अब क्या आना चाहिए मेरे पास 4s2 और 3d कितना। अब देखो यहाँ पे कौन है, गैलियम है। अब 4s2 हो गया 3d10 हो गया, 4s2 हो गया 3d10 हो गया। अब इसके आगे ध्यान दो, यहाँ पे कौन सा चीज आना चाहिए मेरे पास 3d10 के बाद में, 4s2 3d10 4p1, क्या होना चाहिए जल्दी बोलो फटाफट से, 4p1, क्या होना चाहिए जल्दी बोलो 4p1। ये कॉन्फ़िगरेशन है, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको नंबर के हिसाब से लिख रहा हूं। तो यहाँ पे 3p6 के साथ मैंने क्या लिख दिया 3d10, और यहाँ पे क्या लिख दिया 4s2, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 4p1। अब तुम इसको ऐसे समझो कि एल्यूमिनियम मेरे पास कहाँ रहा है बेटा, ये एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, और इस साइड में 1 2 3, तो इस जगह पे ये 3s 3p कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कुछ इस जगह पे प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को। इस गैलियम की बात करेंगे तो ये गैलियम का न्यूक्लियस आ गया यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, मतलब ये वाले कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब मुद्दा ये आ रहा है, आप ये समझने की कोशिश करना कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो भैया इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लगेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा इनको। सिमिलरली ये जो मेरे पास फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनको भी अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस। अब कौन तेजी से खींचेगा ये हमको समझने की कोशिश करनी है। तो बेटा एल्यूमिनियम में देखेंगे तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या ये वाला 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। 3d वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं, और हम लोगों ने क्या कर लिया है बेटा, शील्डिंग। शील्डिंग की बात करें तो एस का शील्डिंग कैसा होता है, सबसे ज्यादा, फिर किसका होता है पी का, फिर किसका होता है डी का, फिर किसका होता है एफ का। ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले से ही पढ़ रखी है, मैंने आपको जेड इफेक्टिव वहां पे पढ़ा दिया है,
क्लियर है। सो वहां से हम लोगों ने ये शील्डिंग देखा था कि शील्डिंग का एस ज्यादा होता है, एफ का शील्डिंग सबसे पुअर होता है, डी का शील्डिंग भी पुअर होता है। शील्डिंग पुअर होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 4 में जो इलेक्ट्रॉन है ये 4s2 4p1 वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, बट अंदर वाले साइड में ये क्या है, एस के इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, पी के इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और डी के इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। शेल नंबर कैसा है, सेम है। शेल नंबर कैसा है, सेम है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि 3d1 किया होगा, फिर 3d2 किया होगा, फिर 3d3 किया होगा, फिर 3d4 किया होगा। तो आप क्या कर रहे हो, शेल तो सेम है लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ऊपर से इनकी शील्डिंग कैसी है, बहुत पुअर है। इनकी शील्डिंग कैसी है, बहुत पुअर है। और यदि इनकी शील्डिंग बहुत पुअर होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए होंगे, शेल सेम होगा, तो बेटा इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर शील्डिंग की वजह से ज्यादा होगा। इसके अंदर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर डी सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यदि इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा देखने को बेटा, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो ये मेरे पास गैलियम का साइज बड़ा आना चाहिए था, वो गैलियम का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा। सो ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरे पास, बोरोन जो होगा ये छोटा आएगा किससे बेटा, गैलियम से। गैलियम छोटा होगा किससे, एल्यूमिनियम से। और एल्यूमिनियम छोटा होगा किससे, इंडियम से। और इंडियम सिमिलर होगा किसके, टीएल के। सर जी अब ये सिमिलर क्यों आ गया, तो बेटा यहां पे मैंने रीजन क्या दिया, पुअर पुअर शील्डिंग। क्या ऑर्डर दिया, जल्दी बोलो, रीजन क्या दिया मैंने, पुअर शील्डिंग ऑफ किसका, ऑफ किसका, डी सबशेल। पुअर शील्डिंग ऑफ किसका, डी सबशेल। और बेटा यहाँ पे जो सिमिलर आता है, सिमिलर का रीजन है लेंथनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, जल्दी बोलो फटाफट से, लेंथनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। सो लेंथनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, तो जब मेरे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मेरे पास 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा वाला, 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले 4f1, फिर 4f2, फिर 4f3, कब तक जाएगा, 4f14 तक। तो भाई जो शेल है वो तो 4 ही रही, लेकिन ऊपर से देखा जाए तो f की शील्डिंग कैसी है, और ज्यादा पुअर है। यदि f की शील्डिंग और ज्यादा पुअर है तो बाहर वाले जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उससे साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, बट ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ किसका बेटा, f ऑर्बिटल, इसका साइज कैसा हो गया, कंपेरेबल। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका, एटॉमिक रेडियाई। किसका ऑर्डर है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये एटॉमिक रेडियाई। और एटॉमिक रेडियाई किसके अंदर देखा हम लोगों ने, ये देखा है बोरोन फैमिली में। डन यहां तक, चलिए बढ़ते हैं आगे, मिटाऊं बेटा इसको। सो बोरोन फैमिली डन, बोरोन फैमिली डन। अब चलते हैं हम लोग आगे, बोरोन फैमिली के बाद में बेटा अब हम लोग चलते हैं किसके साथ, डी ब्लॉक के साथ। किसके साथ चलते हैं अपन लोग, डी ब्लॉक के साथ। सो नेक्स्ट देखते हैं अब अपन लोग डी ब्लॉक के बारे में, बड़े ध्यान से सुनना भाई साहब, डी ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक में मुझे पता है सबसे पहले कौन सा आता है बेटा, मेरे पास 3D सीरीज आता है। कौन सा आता है बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो फटाफट से, 3D सीरीज। 3D सीरीज की बात करते हैं तो कौन सा पीरियड है ये, फोर्थ पीरियड। कौन सा पीरियड होगा ये, फोर्थ पीरियड होगा। कहां से स्टार्ट होता था, तो मैंने बोला था साइंस, क्या बोला था, टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जानता, कोई नहीं कुछ जानता। समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या देखा बेटा कि यहां पे इन एलिमेंट्स के लिए, इन एलिमेंट्स के डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, तो यहां पे इसको हम लोग एक नाम से और जाना गया था। क्या नाम से जाना गया था, डोवेनियर, क्या था मेरे पास, डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। किसके लिए, ट्रांजिशन, किसके लिए, ट्रांजिशन। तो डोवेनियर ट्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन लिख दो, डोवेनियर ट्राइड्स ऑफ किसका, ट्रांजिशन। ठीक है, इसको क्या बोला गया था, डोवेनियर ट्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन। और इसको याद होगा तो एक ही ग्रुप के अंदर रखा था। कौन से वाले ग्रुप के अंदर, 8th ग्रुप के अंदर रखा था। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होने वाली हैं, सिमिलर। और यहाँ पे जब हम लोग एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं बच्चा पार्टी फॉर 3D सीरीज में, तो हम क्या देखते हैं, 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास। कितने फैक्टर होते हैं बच्चा पार्टी, 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन सा फैक्टर होता है, तो एक होता है मेरे पास जेड इफेक्टिव। कौन सा होता है, जेड इफेक्टिव, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन किसके ऊपर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और दूसरा होता है मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आ रहा है। सो ये बेसिकली मेरे पास वेरी करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे वेरी करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि इन जनरल जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अब तक क्या हो रहा था, अरे भैया जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। मतलब यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि स्कैंडियम का साइज कैसा होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, स्कैंडियम का साइज बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव के अंदर, मतलब इनमें यदि बात की जाए तो जेड इफेक्टिव क्या करता है बेटा, ज्यादा डोमिनेटिंग करता है कंपैरिजन टू किससे, शील्डिंग से, समझ में आ रहा है। सो जेड इफेक्टिव कैसा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, और शील्डिंग इफेक्ट एस ई कैसा होगा मेरे पास, ये कम होगा, समझ में आ रहा है। डोमिनेटिंग कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेटा कि ये डोमिनेटिंग है, क्या है ये, जल्दी बोलो फटाफट से, जेड इफेक्टिव कैसा है, डोमिनेटिंग है, क्लियर है। सो ये मेरे पास ज्यादा, सो यहाँ पे यदि Z इफेक्टिव मेरे पास ज्यादा होगा तो Z इफेक्टिव ज्यादा होने से क्या होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर बढ़ जाएगा, और यदि वो बढ़ जाएगा तो साइज छोटा होता जाएगा। मतलब स्कैंडियम का साइज बड़ा होगा किससे, टाइटेनियम, बड़ा होगा किससे, क्रोमियम, बड़ा होगा किससे, Mn, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे FeCO और Ni, बेटा इनके अंदर जब अपन लोग रेडियाई की बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो Z इफेक्टिव होता है इनके लिए, Z इफेक्टिव कंपेरेबल आता है किसके बेटा, शील्डिंग इफेक्ट के, किसके, शील्डिंग इफेक्ट के, किसके आता है, जल्दी बोलो फटाफट से, शील्डिंग इफेक्ट। और लास्ट में जो मेरे पास कॉपर और जिंक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए कुछ इस तरीके से, सेम इसके तरीके से, बट ये ऑर्डर इसके अंदर नहीं पाया जाता। इनके अंदर जो एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पाया जाता है वो आता है मेरे पास कुछ इस तरीके से। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस जगह पे जो जेड इफेक्टिव में कंपेयर कराया और साथ में किस में कंपेयर कराया, शील्डिंग इफेक्ट में बेटा, तो अब डोमिनेटिंग कौन हो गया, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग कर गया। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलो फटाफट से, सीयू के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d10। तो बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो देखा गया इनके अंदर वो कैसा था, मेरे पास बहुत ज्यादा था, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से इसका साइज कैसा है मेरे पास, ज्यादा डोमिनेट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो यहाँ पे होना इनका छोटा चाहिए था, बट इनका साइज जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और साइज बड़ा होने का रीजन हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सो ये कहानी है हमारे पास किसके अंदर, 3D सीरीज के अंदर, ठीक है। अगला चलते हैं डी ब्लॉक के अंदर। मैंने बोला कि जैसे मान लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात की जाए तो एक मेरे पास सीरीज कौन सी है बेटा, एक मेरे पास सीरीज है 3D, एक सीरीज है मेरे पास कौन सी 4D, और एक सीरीज मेरे पास कौन सी है 5D। समझना ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जैसे साइंस था, फिर क्या था, टीचर वेरी क्रूअल मांगे, इतना ले लेता हूँ, फिर क्या था, यारी जरा निभा, क्या, मौत तक, फिर अगला क्या था बेटा, ला, क्या ला, हफ्ता, हफ्ता वसूली रे। फिलहाल इतने के लिए मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। 3D और 4D की बात की जाए तो नो डाउट 3D का जो साइज होगा वो 4D के रेस्पेक्ट में कैसा होता है, छोटा ही होता है। 3D का साइज जो होगा वो छोटा ही होगा किसके रेस्पेक्ट में, 4D के रेस्पेक्ट में। बट 4D की बात करेंगे तो 4D कैसा आता है बेटा, मेरे पास कंपेरेबल आ जाता है किसके, 5D के। और समझदार के लिए सारा कैसा है, काफी है, उसको पता लग गया होगा कि 4D के आगे जब हम लोग 5D की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हुआ होगा बेटा, 4F भी आ रहा होगा। उसकी शील्डिंग कैसी होगी, मेरे पास पुअर होगी, उसकी शील्डिंग मेरे पास पुअर होगी, उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से साइज क्या हुआ होगा, छोटा, और छोटा होने के साथ साथ वो कैसा आ गया, इसके कंपेरेबल आ गया। तो यदि मैं इसमें से एग्जांपल दूं बेटा, एग्जांपल दिया जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम है, कौन है, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। तो ये किसका है 3D, ये कौन सा है 4D, ये कौन सा है 5D। तो इसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा किससे, जिरकोनियम से, और जिरकोनियम का साइज कैसा आ जाएगा, कंपेरेबल किसके, HF के। बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, कि जब स्कैंडियम की बात की जाए और इटरबियम की बात की जाए और लैंथनम की बात की जाए बेटा, इनके अंदर ऑर्डर जो आता है वो सेम आता है। कैसा आता है, जल्दी बोलो फटाफट से, सेम। मतलब ये कौन सा ग्रुप है मेरे पास, फॉर किसके लिए, फॉर किसके लिए, 3B, फॉर 3B ओनली भी लिख देता हूं, फॉर 3B ओनली लिख देता हूं कि जो ऑर्डर आएगा मेरे पास वो कैसा आएगा, 3D जो होगा वो छोटा ही होगा 4D से, और वो छोटा होगा 5D से। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो 4F के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। यदि 4F के अंदर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा होता तो बेटा ट्रेंड जो होता हमारे पास, वो ट्रेंड क्या फॉलो होता, ये वाला। सो दिस ट्रेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट, इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट देयर एटॉमिक रेडियाई। डन, छापो फटाफट से इसको, मैं मिटा रहा हूं बच्चा पार्टी, ठीक है।
सो ये बेटा हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया किसके बारे में, एटॉमिक रेडियाई के बारे में। कोवेलेंट रेडियाई हमारा हो चुका है। बढ़ते हैं हम लोग एक और नए रेडियाई के साथ, बढ़ते हैं हम लोग एक और नए रेडियाई के साथ। और वो रेडियाई कौन सा बच्चा पार्टी, मेटालिक रेडियाई। क्या नाम है, जल्दी बोलो फटाफट से, मेटालिक रेडियाई। सो सेकेंड वन इज मेटालिक मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई क्या होता है, तो हमें पता है भैया कि मेरे पास क्या है, मान लो ये कोई भी एक मेटल का पीस ले लिया, ये मेटल का पीस लिया है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो मेरे पास एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, अरे क्लोजली पैक्ड होंगे कुछ इस तरीके से। मेरे पास क्या है, ये क्लोजली पैक्ड है। ये एटम कौन से हैं, ये एटम मैंने बोला कि मेरे पास ये सेम टाइप के हो सकते हैं। कौन से टाइप के हो सकते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, ये सेम टाइप के हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये न्यूक्लियस है, क्या आ गया, ये न्यूक्लियस ये आ गया। इन दोनों के बीच की जो मेरे पास दूरी आई, ये दूरी आई, इसको मैंने क्या बोल दिया, डी ऑफ ए बोल दिया। अरे क्या बोल दिया मैंने इसको, डी ऑफ ए बोल दिया इसको। मतलब ये क्या आ गया, बॉन्ड लेंथ बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स या दीज टू एटम्स। तो इसमें यदि आप लोगों को क्या करना है भैया, यदि मेटालिक रेडियाई निकालना है, मेटालिक रेडियाई को एम आर से डिनोट कर रहा हूँ, एम आर ऑफ ए निकालना है, कुछ नहीं करना है बेटा, डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। सो इसके अंदर कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम लोग कंफ्यूज होंगे। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जब भी मेटालिक रेडियस निकालोगे तो मेटालिक रेडियस किसी भी पर्टिकुलर एटम का इस बात पर निर्भर करता है कि उनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या है, उनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या है, उनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या है। तो जो बॉन्ड लेंथ आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द मेटालिक रेडियाई। चलिए इसमें सिर्फ इतना ही है। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, वैन डर वाल रेडियाई। कौन सा देख रहे हैं बेटा, वैन डर वाल्स रेडियाई। कौन सा देखेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, वैन डर वाल रेडियाई। अब वैन डर वाल रेडियाई की यदि अपन लोग बात करेंगे बेटा, वैन डर वाल रेडियाई की यदि अपन लोग बात करेंगे तो होता क्या है बेटा, वैन डर वाल रेडियाई में हमें इतना समझना होता है कि ये जनरली ऑब्जर्व होता है हम लोगों को किसके अंदर, नोबल गैसेस के अंदर। किसके अंदर होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, नोबल गैसेस के अंदर ऑब्जर्व होता है। अच्छा, और हम लोग इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो हमने ये बोला कि मान लो मेरे पास क्या है, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये चाहे सेम भी हो सकते हैं, ये चाहे अलग अलग भी हो सकते हैं, ये चाहे सेम भी हो सकते हैं, ये चाहे अलग अलग भी हो सकते हैं। और दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, मतलब इनके बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो यदि इसकी डेफिनेशन दी जाएगी कि वैन डर वाल रेडियाई क्या होता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी मेरे पास दो मॉलिक्यूल आ गए, इनके बीच में चाहे ये सेम टाइप के पार्टिकल हों या सेम टाइप हो या फिर ये अलग अलग हों, बट इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच का, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, इनकी बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब ये बॉन्ड लेंथ किसका होगा, ए का। यदि बी आया होता तो वो किसके बीच में हो जाता, ए बी के बीच में हो जाता। बस इतना याद रखना, नॉन बॉन्डेड स्टेट में है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो ये क्या हो गया मेरे पास, डी ऑफ ए हो गया। अब इसके लिए यदि अपन लोगों को कोवेलेंट वैन डर वाल रेडियाई निकालना है, सो वैन डर वाल रेडियाई को मैंने वी आर बोल रहा हूँ, तो वैन डर वाल रेडियाई ऑफ ए जो होगा वो बराबर आ जाएगा बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, ए इन नॉन बॉन्डेड स्टेट डिवाइडेड बाय कितना मेरे पास, 2। तो ये मेरे पास आ गया वैन डर वाल रेडियाई। सो इसके लिए भी कोई स्पेशल केस नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी बॉन्ड लेंथ दी जाएगी उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या सर जितने भी मेरे पास इनर्ट गैसेस हैं, जैसे मेरे पास आ गया हीलियम आ गया, नियोन आ गया, आर्गोन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, जेनॉन आ गया और रेडॉन आ गया, क्या जितने भी मेरे पास ये एलिमेंट है सबके अंदर वैन डर वाल रेडियाई प्रेजेंट होता है। तो नोबल गैसेस में जनरली जो मेरे पास रेडियाई देखा जाएगा वो कौन सा देखा जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, वैन डर वाल रेडियाई से ही हम लोग बात करेंगे। बट इसमें यदि हम स्पेशली बात करें किसका बेटा, एक क्रिप्टॉन की बात करें और एक जेनॉन की बात करें बेटा, ये दोनों खुरापाती चीजें हैं। खुरापाती चीजें मतलब जब ये ऑक्साइड के साथ आती हैं और जब ये फ्लोराइड के साथ आती हैं, तो बेटा आप लोग कभी भी, जैसे मान लो XeF2 आ गया, XeF4 आ गया, XeF6 आ गया, तो भाई साहब इनके बीच में कभी भी वैन डर वाल रेडियाई मत कह देना। ये कौन सा रेडियाई है, इनके बीच में आता है बेटा कोवेलेंट रेडियाई। बाकी जो रिएक्ट नहीं कर रहा है सबके अंदर क्या होगा, वैन डर वाल रेडियाई प्रेजेंट होगा। डन यहां तक। सो हम लोगों ने कितने रेडियाई देखे, जल्दी बोलो फटाफट से, 3 तरीके के रेडियाई देखे। तो यदि हमसे बोल रहा है कोई भी कि मान लो एक एटम है और वो एटम हमारा तीनों में प्रेजेंट है, मतलब वो कोवेलेंट भी बना रहा है, वो मेटालिक भी बना रहा है और वो वैन डर वाल भी बना रहा है, तो बताओ एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा किस में होगा। सो बड़ा सिंपल है यार, ये कैसा है, ये नॉन बॉन्डेड में है,
कोवेलेंट कैसा था, ओवरलैप करता था। मेटालिक कैसा है, जस्ट टच कर रहा है। तो भैया सबको, अंधे को भी दिख रहा है यार, सबसे बड़ा कौन सा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, वैन डर वाल रेडियाई। उसके बाद में कौन सा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, मेटालिक। मेटालिक और उससे उससे छोटा कौन होगा, जल्दी बोलो, कोवेलेंट रेडियाई। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका, एटॉमिक रेडियाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा, इन तीनों में यदि अपन लोग कंपेयर कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियाई सबसे ज्यादा, उसके बाद में मेटालिक रेडियाई और उसके बाद में कोवेलेंट रेडियाई। अभी हमारा एक बाकी है, आप इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए डन। चलो मैं इसको मिटा देता हूं अब, ठीक है। सो हमारा सबसे आखिरी वाला बचा हुआ है जिसका नाम है आयोनिक रेडियाई। जिसका नाम क्या है बच्चा पार्टी, आयोनिक रेडियाई। सो नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई मतलब, अरे कोई भी आयोन है, आयोन्स में प्रेजेंट होगा, ये कैटाइन हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, अनाइन हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग बात करें कि आयोन्स जो हो सकते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के। कौन कौन सा, एक तो बच्चा पार्टी में बोल रहा हूँ कि कैटाइन हो सकता है, एक क्या बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी में, अनाइन हो सकता है। कैटाइन पे कौन सा चार्ज आएगा, कोई भी चीज आएगी, चीज मतलब अरे कुछ भी होगा, उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अच्छा, और कोई भी यहाँ पे चीज आएगी उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये क्या होगा मेरे पास, अनाइन, और ये क्या होगा मेरे पास, कैटाइन। समझ में आ गया सबको इतना, समझ में आ गया सबको इतना। अब हम लोग समझते हैं कि कैटाइन और अनाइन बनते कैसे हैं, हालांकि ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक बार और देख लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जाम्पल है मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। चलो ठीक है, अब मेरे से कोई बोल रहा है कि कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर करो एटॉमिक साइज बिटवीन किसके अंदर, Na एंड Na प्लस। Na और Na प्लस में कंपेयर करना है, बड़ा सिंपल सा आंसर आएगा भाई, इसका सिंपल सा तरीका है, आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। जैसे सोडियम की बात करूं तो बेटा सोडियम के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशो। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़े ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशो हम लोगों को देखना है। अब इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम के पास, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 11 है, साफ दिख रहा है, आइसोलेटेड एटम है मेरे पास। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 11 है। अच्छा, तो Na प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई साहब, 10 होंगे, क्योंकि एक उसने निकाल दिया है। प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो अभी भी 11 होंगे। अब तुम ये समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो कितना आ रहा है, ये 1 आएगा। अरे ये कितना आएगा, 1, और ये कैसा आएगा, ये लेस देन 1 आएगा। अरे समझ में आ रहा है। तो अब तुम ये सोचो, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, 11 प्रोटॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, 11 प्रोटॉन। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा किसके ऊपर होगा, तो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा है, और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा आ गया बच्चा पार्टी, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। मतलब यहां पे हम लोग बोलेंगे तो Na जो होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे, Na प्लस। क्या होगा, Na जो होगा किससे ग्रेटर देन होगा, Na प्लस। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्या चमका, हमको चमका ये चीज कि स्पीसीज which has more positive charge, species which has more positive charge will be कैसा होगा, वो छोटा होगा। कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, वो छोटा होगा। कैसा होगा, जल्दी बोलो रे, छोटा होगा। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, मान लो ये मैंने Mn+2 लिख दिया, एक Mn+4 लिख दिया, एक Mn+6 लिख दिया, और एक Mn+7 लिख दिया। किसी ने पूछा कि बताओ इसका साइज छोटा है, अंधे को दिख रहा है इसका साइज, इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसके पास, इलेक्ट्रॉन सबसे कम इसके पास है, प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, तो इसका साइज कैसा होगा, सबसे छोटा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एल्यूमिनियम आ गया, Al+2 Al+3 ऐसा आ गया, तो साफ दिख रहा है भैया Al+ का साइज बड़ा होगा Al+2 से, Al+2 का बड़ा होगा Al+3 से।
ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिया मैंने, mg ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया mg+2, तो mg+2 जो होगा वो कैसा होगा, छोटा mg से, समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसे ही सिमिलरली और एग्जांपल लिया मैंने, मान लो SC ले लिया मैंने +3, अब इसमें तो कंपेयर ना करके फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, बैगन आलू गाजर इन थैला, तो यहाँ पे TL ले लिया, तो TL प्लस है और TL+3 है, इन दोनों में किसका ऑर्डर आएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है, तो इसका साइज बड़ा आ जाएगा। सिमिलरली अगला एग्जांपल ले लें, कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो प्रभु कौन से ले लिए PB+2 और कौन से ले लिए PB+4, तो भैया PB+2 का साइज बड़ा होगा। अरे समझ में आ रहा है यार, जिस पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। डन यहाँ तक। सो ये कहानी थी हमारे पास किसकी, कटाइन की। अब इसी में बेटा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ठीक है। तो एक हम लोग कौन सा लेते हैं, एक हम लोग कौन सा लेते हैं बच्चा पार्टी, लिथियम। क्या लेते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, लिथियम। तो Li+ आता है और एक मेरे पास Mg+2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। तो जब Li+ की हम लोग बात करते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर जी, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे तो 3 होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 10 होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन की बात करेंगे तो 13 होंगे, सॉरी 12, कितने होंगे यहाँ पे 12, समझ में आ रहा है। सो अब यहाँ से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6, कितना 3 6 18 और 3 6 18 मतलब 0.67 के अराउंड मान लेता हूँ इसको। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो मतलब 10/12 मतलब ये कितना आएगा, तो 12 9 108, 0.8 के अराउंड होगा ये, लगभग लगभग। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, इसका वैल्यू कैसा आ रहा है मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, 0.8 ज्यादा आ रहा है। इसका वैल्यू कैसा आ रहा है मेरे पास, कम आ रहा है। वैल्यू कम कब हो सकता है, कम जब हो सकता है जब नीचे प्रोटॉन की संख्या कैसी हो, ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो, कम हो। अरे समझ में आ रहा है। और यदि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा तो उसका साइज छोटा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। मतलब यहां से तो हमें ये पता लग रहा है कि जो लिथियम है, लिथियम का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे मेरे पास Mg+2 से। लिथियम का साइज छोटा होना चाहिए किससे, Mg+2 से। किसके हिसाब से पता लग रहा है, E/P के रेशियो के हिसाब से। बट यहाँ पे बेटा ये E/P का रेशियो हम लोग जब इजीली निकाल सकते थे जब प्रोटॉन की संख्या दोनों के पास कैसी होती, सेम। हमें थोड़ी ना पता है यार, हमें थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा न्यूक्लियस का, तो वो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठे हैं वो कितना इफेक्टिवली उन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। अरे ऐसे समझो, इसके पास 12 है, इसके पास भी 12 होता, तब वैल्यू छोटी आती, तब तो मैं इजीली बता देता कि भाई ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो तुम कंपेयर कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट इस वैल्यू पे थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हैं। तो सर फिर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेटा जी आप इतना याद रखो हमेशा कि जैसे मान लो आपके पास फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड में दो एलिमेंट प्रेजेंट है और आपसे बोला कि बताओ कौन छोटा कौन बड़ा। तो फर्स्ट और सेकंड में अपन लोग ये देखते हैं बेटा कि जो ऊपर का होगा मेरे पास उसका साइज कैसा है, मेरे पास ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। अब कंपैरिजन में पूछा जाए कि कंपेयर होता कब है बेटा, तो 1 और 3 में कभी कंपेयर पूछा जाएगा तो आप फटाक से बोल देना कि थर्ड वाले में ज्यादा होगा। 1 और 4 में पूछा जाए तो आप बोल देना फटाक से फोर्थ वाले का ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। 2 और 3 में पूछा जाएगा तो 2 का ज्यादा बोल देना। अरे बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि Li+ की बात की जाएगी और Mg+2 की बात की जाएगी तो बेटा इसके अंदर जो साइज बड़ा होता है वो किसका बड़ा होता है, Li+ का। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। मेरे पास आता है एक बेरिलियम है, ठीक है। कौन ले लिया मैंने, बेरिलियम। कौन सा ले लिया जल्दी बोलो फटाफट से, बेरिलियम। और यहाँ पे कौन ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम पे क्या आ गया, +3, और बेरिलियम पे क्या आ गया मेरे पास, +2। क्या आ गया जल्दी बोलो फटाफट से, +2। अब बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे हम लोगों ने बोला तो इसके हिसाब से फिर मेरे पास क्या होना चाहिए, ऐसा ऑर्डर आना चाहिए। बट इसमें क्या है बेटा, इसका जब हम लोगों ने फाई की बात की, फाई क्या होता है मेरे पास जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, फाई क्या होता है, आयोनिक पोटेंशियल। पढ़ा है क्या मैंने, यस। क्या होता है बेटा जी जल्दी बोलो फटाफट से, आयोनिक पोटेंशियल। तो जब हम लोगों ने इसके आयोनिक पोटेंशियल की बात की बेटा, तो इसके आयोनिक पोटेंशियल की जब हम लोग बात की तो मान लो ये मेरे पास कितना आता है, 6.4 के अराउंड आता है। कितना आता है जल्दी बोलो फटाफट से, ये 6.4 के अराउंड आता है। और इसके आयोनिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो ये लगभग लगभग कितना मान लेता हूँ, ये मैं 6 मान लेता हूँ। तो बेसिकली इसका आयोनिक पोटेंशियल ज्यादा है और इसका आयोनिक पोटेंशियल कम है। सो आयोनिक पोटेंशियल होता है बेसिकली मेरे पास चार्ज बाय साइज का रेशियो। क्या होता है, चार्ज बाय साइज का रेशियो। क्या होता है, चार्ज बाय साइज का रेशियो। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे या चार्ज जो है मेरे पास वो कितना है, मेरे पास ये 2 आ गया। कितना आ गया इसके ऊपर, 2 आ गया। यहाँ पे 6 बराबर चार्ज कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, साइज। तो इसके हिसाब से जब हम लोग साइज निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 2/6.4।
और यहाँ पे साइज निकालेंगे अपन लोग, साइज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3/6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सब लोगों को? क्या आ जाएगा 3/6 आ जाएगा, समझे? तो इसके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को जब अपन लोग डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू को अपन लोग डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 6 3 18, तो 0 पॉइंट कितना बोल सकते हैं 0.5 बोल दो इसको, सीधा कितना बोल दो 0.5 बोल दो। और यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए 6 3 18 मतलब 0.33, अरे 0.33 के अराउंड आएगा मेरे पास ये वाला चीज। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि Be+2 और Al+3 में चार्ज क्या ऐसा आना चाहिए, नहीं बेटा, यहाँ पे ये मेरे पास वैल्यू कैसी आ रही है कम, ये वैल्यू कैसी आ रही है मेरे पास ज्यादा, तो जो ऑर्डर आएगा बेसिकली वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके से ऑर्डर होता है। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं किसके साथ बेटा, अनाइन के साथ। आगे बढ़ते हैं किसके साथ, अनाइन के साथ। तो बेटा जब हम लोग अनाइन की बात करेंगे, जब हम लोग अनाइन की बात करेंगे तो अनाइन में क्या देखा जाता है, कोई भी मेरे पास m नाम का एलिमेंट है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, किसमें कन्वर्ट हो गया m माइनस में। तो मुझे इतना पता लगा कि इसके पास, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं 17, प्रोटॉन कितने हैं 17, तो 17/17 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया Cl माइनस, 18 हो गए इसके पास, प्रोटॉन कितने हैं 17। तो भैया यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 प्रोटॉन है, प्रोटॉन कम रह गए, तो इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो Cl माइनस में और Cl माइनस में, Cl में और Cl माइनस में कंपेयर करेंगे तो Cl माइनस का साइज बढ़ा, मतलब यहाँ से क्या चमक रहा है, यहाँ से ये चमका स्पीसीज, स्पीसीज विच हैज कैसा साइज, लार्ज, सॉरी, species which has more negative, more negative charge, more negative charge, more negative charge will be in कैसा size, large size, will be in कैसा size, large size। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, एक तरफ O है, एक तरफ O माइनस है, एक तरफ O-2 है। अब भैया हमें ये पता है कि माइनस चार्ज सबसे ज्यादा किस पे है, इस पे है, तो इसका साइज भी कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा। इसका साइज भी कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, सबसे बड़ा होगा। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, क्या, जैसे n माइनस ले लिया, n-2 ले लिया, n-3 ले लिया, तो क्या बोलोगे, n-3 जो आ रहा है मेरे पास, इसका साइज कैसा होगा, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। अरे बात समझ में आ रही है भाई? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन लोग बात करें बेटा जी, क्या, जैसे मान लो किसी ने बोला कि F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है, इनमें साइज किसका बड़ा होगा। तो ये तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं अपन लोग, टॉप टू बॉटम जाने पे जाएंगे तो क्या बोल देंगे, सिंपल साइज मेरे पास ये आ जाएगा। अब कोई पूछेगा कि भैया F माइनस में और H माइनस में साइज किसका होगा, तो लोग सोचेंगे ये कौन से पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये कौन से पीरियड का है, ये मेरे पास फर्स्ट पीरियड का है। तो ये मत बोल देना कि ये फर्स्ट पीरियड का है तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, बेटा ये गलत हो जाएगा। किसी ने पूछा कि Cl माइनस और H माइनस में कंपेयर करेंगे तो अब वो बोलेगा कि ये थर्ड पीरियड का है, और ये कौन से पीरियड का है, ये फर्स्ट पीरियड का है, तो अगेन ये बड़ा होगा, तो ये भी गलत है। बेटा जी जब अपन लोग ऑर्डर देखते हैं किस किस में, जल्दी बोलो जल्दी से फटाफट से, F माइनस Cl माइनस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस और H माइनस जब इसमें कंपैरिजन के लिए आएगा तो ध्यान देना F माइनस कैसा, छोटा, किससे, Cl माइनस से, Cl माइनस छोटा किससे है बेटा, Br माइनस। अब ये Br माइनस जो है, Br माइनस जो है फिर कल बाहर आई, तो Br माइनस जो है ये मेरे पास लगभग लगभग बराबर होता है किसके बेटा, H माइनस के। जल्दी बोलो फटाफट से, किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो, H माइनस के। तो ये H माइनस फिर Br माइनस फिर I माइनस, तो मैंने यहाँ पे ये लेस देन लगा दिया है, बट ये दोनों कैसे होते हैं मेरे पास, कंपेरेबल होते हैं। समझ में आया? अब मुद्दा ये आता है सर कि ये H माइनस बड़ा कैसे हो सकता है, H माइनस बड़ा कैसे हो सकता है। तो बेटा जी H माइनस की हम लोग बात करें तो H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन कितने होते हैं, एक होता है। H माइनस के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दो होंगे, प्रोटॉन कितना होगा, एक होगा। तो ये इकलौता ऐसा बंदा है जिसका इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो कितना आता है मेरे पास, 2। कितना आता है, जल्दी बोलो फटाफट से, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन था मेरे पास और उसके अंदर तुम 100% इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या देखने को मिलता है हमको, घनघोर रिपल्सन। और जब रिपल्सन देखने को मिलेगा तो इसका साइज क्या होता है मेरे पास, बढ़ जाता है। तो कोई हमसे यदि ये पूछेगा कि जितने भी हमारे पास अनाइन होते हैं उसमें सबसे छोटा कौन है, अनाइन में
सबसे छोटा कौन है? तो क्या तुम लोगों को H माइनस बोलना है? नहीं, H माइनस हमारे पास छोटा अनाइन नहीं है, तो छोटा अनाइन कौन होगा मेरे पास? F माइनस होगा छोटा अनाइन। स्मॉल अनाइन की बात करेंगे तो मेरे पास कौन सा होगा? F माइनस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, यदि किसी ने पूछा कि लार्ज कैटाइन कौन सा होगा मेरे पास, लार्ज कैटाइन, सबसे लार्ज कैटाइन कौन सा होगा, तो वो बेटा आएगा मेरे पास कौन सा? CS प्लस। क्या आएगा जल्दी बोलो फटाफट से? CS प्लस। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा रेडियस? जिसको हम लोगों ने क्या देखा, तो हमने कोवेलेंट रेडियस देखा, हमने वैन डर वाल रेडियाई देखा, हमने मेटालिक रेडियाई देखा, और हम लोगों ने आयोनिक रेडियाई देखा। यदि हम इन चारों को कंपेयर करना चाहें, तो कौन सा ऑर्डर आएगा? तो सबसे बड़ा बेटा ऑर्डर जो आएगा मेरे पास वो कौन सा होगा? वैन डर वाल रेडियाई। वैन डर वाल रेडियाई के बाद में आता है आपका मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई के बाद में आपका आता है बेटा कौन सा? कोवेलेंट रेडियाई। और कोवेलेंट रेडियाई के बाद में आता है कौन सा? आपका आयोनिक रेडियाई। तो बेसिकली आयोन्स में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये वैल्यू कैसी होगी? सबसे छोटी। तो बेटा जी आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। सो उम्मीद है आप सब लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको आप शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी जागरूक करिए कि भाई साहब आप भी पढ़ लीजिए। ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।